My Childhood by Jawaharlal Nehru. Readings and Analysis. First line. My childhood was sheltered and uneventful. Sheltered means he lived a very protected life, and uneventful means it was not very adventurous. और दोनों चीज़ें जब वो साथ में लिख रहा है, it means that he is not very happy about that. I listened to the grown up talk of my cousins without always understanding all of it. वो बचपन में सुना करता था घर के बड़े लोगों को उसके कज़िन्स के बारे में बातें करते हुए, बट वो हर पूरी चीज़ उसको समझ नहीं आती थी। Often this talk related to the overbearing character and insulting manners of the European people as well as Eurasians towards Indians, and how it was the duty of every Indian to stand up to this and not to tolerate it. आमतौर पे जो वो बातें होती थी, वो होती थी जो इंग्लिश रूलर थे, ब्रिटिश रूलर थे, उनके ओवरबियरिंग कैरेक्टर, डोमिनेटिंग कैरेक्टर और इंसल्टिंग मैनर, और उनका बिहेवियर जो इंसल्टिंग था, एज़ वेल एज़ यूरेशियंस, इंग्लिश एज़ वेल एज़ यूरेशियंस। यूरेशियंस वो लोग हैं जिनके मदर या फादर में से एक ब्रिटिश थे, जिनको हम एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश और यूरेशियंस दोनों के ओवरबीयरिंग कैरेक्टर और इंसल्टिंग मैनर से के बारे में वो बातें होती थी टुवर्ड्स इंडियंस, एंड हाउ इट वाज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू स्टैंड अप टू दिस एंड नॉट टू टॉलरेट इट। और ये भी बात होती थी कि हर इंडियन की ये ड्यूटी है टू स्टैंड अप टू दिस, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एंड नॉट टू टॉलरेट इट। Instances of conflicts between the rulers and the ruled were common and were fully discussed. जो भी कोई घटनाएं होती थी, conflicts between the rulers and the rulers English and ruled Indians, they were fully discussed, पूरे तरीके से उनके बारे में डिस्कशन होती थी. It was a notorious fact that whenever an Englishman killed an Indian, he was acquitted by a jury of his own countrymen. ये एक बहुत ही जानी-मानी बात थी, जानी-मानी नोटोरियस होता है वैसे बदमाश के लिए यूज़ किया जाता है शब्द, किसी क्रिमिनल के लिए भी यूज़ किया जाता है जहाँ कोई बदनाम हो किसी चीज़ के लिए। तो ये एक बदनामी से भरा फैक्ट था, हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंग्लिशमैन किसी इंडियन का मर्डर कर देता था, किल कर देता था उसको, ही वाज़ एक्विटेड। एक्विट क्यों हो जाता था, बरी क्यों हो जाता था वो? क्योंकि ज्यूरी उसकी थी, ज्यूरी इंग्लिशमैन की होती थी। And then in railway trains, compartments were reserved for Europeans, and however crowded the train might be, and they used to be terribly crowded, no Indian was allowed to travel in them, even though they were empty. और इंडियन ट्रेन्स में क्या होता था, कंपार्टमेंट्स यूरोपियंस के लिए, कुछ कंपार्टमेंट्स होते थे रिजर्व यूरोपियंस के लिए, और चाहे ट्रेन कितनी मर्जी क्राउडेड हो, और हमें पता है कि आबादी उस टाइम पे भी काफ़ी, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो आमतौर पे तो क्राउडेड ही रहती थी ट्रेन्स, बट जो कंपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे सिर्फ़ रिज़र्व्ड कंपार्टमेंट में सिर्फ़ यूरोपियंस ही ट्रैवल कर सकते थे, और अगर वो खाली भी होते थे, तब भी किसी इंडियन को उनमें ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होती थी। इवन एन अनरिज़र्व्ड कंपार्टमेंट would be taken possession of by an Englishman, and he would not allow any Indian to enter it. यहाँ तक कि कोई अनरिज़र्व्ड कंपार्टमेंट होता था, तो वो भी कोई इंग्लिशमैन उसकी पोज़ेशन ले सकता था, अगर उसको रिज़र्व्ड कंपार्टमेंट में जगह नहीं मिलती। और अनरिज़र्व्ड कंपार्टमेंट में फिर किसी इंडियन को चढ़ने नहीं दिया जाता था, वो इंडियन उसमें भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंग्लिशमैन उस अनरिज़र्व्ड कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहा है। I was filled with resentment against the alien rulers of my country who misbehaved in this manner, and whenever an Indian hit back, I was glad. I was filled with resentment, नफरत से भरा हुआ था, हेट्रेड से भरा हुआ था against the alien rulers. एलियन यहाँ पे उसका मीनिंग है फॉरेनर। तो नेटिव होता है किसी देश में जो पैदा हुआ हो,
उस कल्चर को फ़ॉलो कर रहा हो वो। और एलियन मीन्स समबडी हू हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अदर कंट्री। तो जब वो मिसबिहेव करते थे, तो उस टाइम उस उन बातों को सुन के ही वाज़ फिल्ड विद रिज़ेंटमेंट। एंड जब भी कोई एंड व्हेनेवर एन इंडियन हिट बैक का मीनिंग यहाँ पे है प्रोटेस्ट करना। इसका मीनिंग केसेस में हो सकता है कि इंडियंस ने उनके ऊपर फिज़िकली भी अटैक किया हो, पर बेसिकली हिट बैक का जनरल मीनिंग है प्रोटेस्ट करना, या किसी को उल्टा जवाब देना। अगर कोई आपके साथ गलत बात कर रहा है तो उसको जवाब दे देना वहीं पे। एंड ही वुड बी वेरी ग्लैड अगर कोई इंडियन हिट बैक करता था। Not frequently, one of my cousins or one of their friends became personally involved in these individual encounters, and then, of course, we all get very excited over it. और not infrequently, infrequent होता है जो कोई इंसिडेंट बहुत कम हो रहा हो, पर नॉट इनफ्रीक्वेंटली का मीनिंग होगा जो चीज़ बार बार हो रही हो। ये बार बार कौन सी चीज़ हो रही है? इसका कोई ना कोई कज़न या उनके फ्रेंड ऐसे एनकाउंटर्स में इन्वॉल्व होते थे इंग्लिशमैन के साथ। एंड उसके बाद बहुत एक्साइटमेंट से वो उसके बारे में बताते थे, एक दूसरे से वो बात करते थे। वन ऑफ द cousins was the strong man of the family and he loved to pick a quarrel with an Englishman or more frequently with Eurasians. इनमें से एक कज़न था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था फिजिकली, और वो हमेशा झगड़ा करता था इंग्लिश लोगों के साथ और खासकर यूरेशियंस के साथ, एंग्लो इंडियंस के साथ, who, perhaps to show off their oneness with the ruling race, were often even more offensive than the English official or merchant. वो उनसे इसलिए करता था झगड़ा यूरेशियन से खासकर, क्योंकि वो अपने जो एलिजियंस शो करनी थी, उन्होंने अपनी बिलोंगिंगनेस शो करनी थी, वो ज़्यादा यूरोपियंस के साथ करते थे, इंग्लिश लोगों के साथ करते थे। इसलिए वो इंडियंस के साथ इंग्लिश लोगों से भी ज़्यादा बुरा बिहेवियर करते थे। इंग्लिश ऑफ़िशियल या किसी मर्चेंट से भी ज़्यादा बुरा बिहेव करते थे, इसलिए उसका वो कज़न उनके साथ स्पेशली ज़्यादा लड़ाइयाँ करता था। सच quarrels took place especially during रेलवे जर्नीज़, और ऐसी जो लड़ाइयाँ आम तौर पे, ख़ास तौर पे, स्पेशली मीन्स ख़ास तौर पे रेलवे जर्नीज़ के दौरान होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। Much as I began to resent the presence and behavior of the alien rulers, I had no feeling whatsoever, so far as I can remember, against individual Englishmen. तो 2 चीज़ें बोल रहा है वो इसमें। एक तो he was resenting, he hated the presence and behavior of the alien rulers, फॉरेन रूलर्स का प्रेज़ेंस, कि हमारे देश में वो क्यों रह रहे हैं, और उनका बुरा बिहेवियर, इससे वो नफ़रत करता था। पर जितना वो कहता है कि मैं याद कर सकता हूँ कि कभी भी मेरे मन में किसी इंडिविजुअल इंग्लिशमैन के अगेंस्ट, किसी से इंसान के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ कोई नफ़रत नहीं थी। कोई बुरी जहाँ नफ़रत से भरी फीलिंग नहीं थी। आई हैड इंग्लिश फ्रेंड्स ऑफ माय फादर्स विजिटिंग हिम। उसने देखे थे उसके पिताजी के जो इंग्लिश फ्रेंड्स थे, अंग्रेज फ्रेंड थे, उनके घर पे वो आते थे। इन माई हार्ट आई रादर एडमायर्ड द इंग्लिश। तो हार्ट में, अपने दिल में वो उनको एडमायर करता था, उनकी बहुत सारी चीज़ें उसको अच्छी भी लगती थी। आई एडमायर फादर ट्रेमेंडसली, देन ही कम्स टू हिज फादर। अपने पिताजी की बहुत, मतलब वो रिस्पेक्ट करता था। एडमायर का मतलब प्रशंसा भी है, रिस्पेक्ट भी है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट। ही सीम्ड टू मी द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज and cleverness, far above all other men I saw, and treasured the hope that when I grew up I would be rather like him. एम्बॉडीमेंट लगता था उसको, उसके पिताजी, स्ट्रेंथ, करेज एंड
क्लेवरनेस के। एम्बॉडीमेंट मतलब उनमें वो चीज़ें उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखती थी। स्ट्रेंथ, करेज और क्लेवरनेस। क्लेवरनेस चतुराई, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है कि चालाक था वो, लोगों को धोखा देता था। चतुराई क्योंकि वो बहुत से लोगों को वो मिलते थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, तो पब्लिक लाइफ में रहते-रहते उन्होंने ये चीज़ें सीखी थी, अपने कैरेक्टर में उनको इनकलकेट कर लिया था। एंड दीज़ क्वालिटीज़ वर फार अबव ऑल अदर मेन आई सॉ, और जितने भी लोगों को उसने देखा था, उन सब से बहुत ज़्यादा थी ये क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन क्वालिटीज़ को उन्होंने इनकलकेट किया था अपने कैरेक्टर में, नेहरू के पिताजी ने। एंड ट्रेजर्ड द होप दैट व्हेन आई ग्रू अप आई वुड बी रादर लाइक हिम, और एक होप थी उसके मन में, इच्छा थी उसकी कि जब वो बड़ा होगा तो अपने पिताजी के जैसा बनना चाहता था वो। नेक्स्ट लाइन, बट मच एज आई एडमायर्ड हिम एंड लव्ड हिम आई फियर्ड हिम ऑल्सो। जितना उनकी रिस्पेक्ट करता था, प्यार करता था उनसे, उतना ही उनसे डरता भी था। आई हैड seen him losing his temper at servants and others, and he seemed to me terrible then, and I shivered with fright, mixed sometimes with resentment at the treatment of a servant. उसने कई बार अपने पिताजी को नौकरों के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हुए देखा। वो चिल्लाते भी होंगे, इसलिए वो शिवर्ड विद फ्राइट, डर से वो कांप जाता था उस टाइम पे। मिक्स्ड विद रिजेंटमेंट, फ्राइट मिक्स्ड समटाइम्स विद रिजेंटमेंट, कई बार डर और कई बार उसके साथ एक नफरत भी होती थी, नफरत का भाव भी होता था कि एट द ट्रीटमेंट ऑफ ए सर्वेंट, कि किस तरीके से उसके पिताजी किसी नौकर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। His temper was indeed an awful thing, and even in after years, I do not think I ever came across anything to match it in its own line. उनका टेम्पर, जो उनका गुस्सा था, वो सच में एक बहुत ही ऑफुल, बहुत ही दुखदाई चीज़ थी किसी के लिए जिसको उसका सहना पड़ता था, दुख, गुस्सा उनका। और ही सेज कि अपने आफ्टर ईयर्स में, अपने लाइफ के बचपन के बाद वाले दिनों में भी उसने कभी इस तरीके का गुस्से वाला इंसान नहीं देखा। बट फॉर्चुनेटली ही हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो एंड एन आयरन विल, एंड ही वुड कंट्रोल हिमसेल्फ एज ए रूल। और उसके साथ साथ ही फॉर्चुनेटली, किस्मत की बात है, अच्छी बात है कि अम, उनके उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था, और आयरन विल, और उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आयरन विल, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, अपने ऊपर कंट्रोल। एंड ही वुड कंट्रोल हिमसेल्फ एज ए रूल, उसने, उसके पिताजी एक रूल के अकॉर्डिंगली अपने आप को, मतलब इंस्ट्रक्ट करते थे कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ये उनका एक रूल था। As he grew older, this power of control grew, and it was very rare for him to indulge in anything like his old temper. And जिस तरीके तरह उनकी एज बढ़ती गई, उनका ये कंट्रोल बढ़ता गया अपने ऊपर, और बहुत रेयर था, बहुत कम था कि वो किसी के ऊपर अपने पुराने गुस्से की, जिस तरीके से वो पुराने दिनों में गुस्सा करते थे, इस तरीके से वो किसी और पे गुस्सा करें। नेक्स्ट पैराग्राफ, one of my earliest recollections of his temper, for I was the victim of it. अब वो सबसे पहले जो याद है उसको अपने पिताजी का गुस्सा, उसकी बात करने वाला है, क्योंकि वो उसका विक्टिम था। I must have been about 5 or 6 then. I noticed one day two fountain pens on his office table, and I looked at them with greed. I argued with myself that father could not require both at the same time, and so I helped myself to one of them. वो नेहरू बचपन में
जिस तरीके से बच्चे शरारतें करते हैं लगभग वैसा ही इंसिडेंट ये शो कर रहे हैं और 2 पेन देखे हैं तो उनमें से उन्होंने कहा कि श एक तो पिताजी को नहीं चाहिए होगा, तो एक से ही काम करेंगे। तो इस तरीके से जैसे बच्चे अपने फ़ेवर में आर्गुमेंट बनाते हैं, वैसा उन्होंने सोचा और एक पेन अपने लिए उठा लिया। लेटर आई फाउंड दैट a mighty search was being made for the lost pen and I grew frightened and what I had done. Mighty search बहुत सारे नौकरों को लगा दिया उन्होंने होगा और खुद भी ढूँढ रहे होंगे, इतनी बुरी तरीके से सर्च हो रही थी तो नेहरू जी गॉट फ्राइटेंड बट आई डिड नॉट कन्फेस पर उसने कन्फेस नहीं किया कि मैंने उठाया ये पेन। द पेन वाज़ डिस्कवर्ड एंड माय गिल्ट प्रोक्लेम्ड टू द वर्ल्ड। पेन मिल गया था और प्रोक्लेम तो वैसे किसी चीज़ का अम, स्पीच देते हैं हम जैसे जहाँ कोई डिक्लेरेशन करते हैं, पूरे घर में सबको पता चल गया कि नेहरू ने उठाया है, जवाहरलाल नेहरू ने उठाया वो पेन। तो इस तरीके से वो अपने उस टाइम के जो इमोशंस है जैसे वो फ़ील कर रहे थे, उस इंसिडेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो डिस्कवर तो हो गया और पूरे सबको बता दिया उन्होंने कि सबको पता चल गया कि सारी दुनिया को ही पता चल गया कि जवाहरलाल नेहरू ने पेन उठाया है। फादर वाज़ वेरी एंग्री एंड ही गेव मी ट्रेमेंडस थ्रैशिंग। बहुत गुस्सा थे पिताजी एंड उन्होंने उस उनको ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा पीटा। Almost blind with pain and mortification at my disgrace, I rushed to mother and for several days various creams and ointments were applied to my aching and quivering little body. Almost blind with pain and mortification, दर्द और दुख से एट माई डिस्ग्रेस, एक तो दर्द था और दुख भी था बेइज्जत होने का, सबके सामने पिटाई हो रही है। आई रश टू माई मदर, अपने माताजी की तरफ भाग के गए वो एंड बहुत दिनों तक क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स लगाए गए, मलहम लगाए गए उनके ऊपर, क्विवरिंग क्विवरिंग लिटिल बॉडी, काँपते हुए छोटे-सी मेरे शरीर पे। I do not remember bearing any ill will towards my father because of this punishment. और वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैं मेरे मन में अपने पिताजी के खिलाफ कोई अ, गुस्सा हो या बुरी भावना हो इस सज़ा के कारण। I think I must have felt that it was a just punishment though perhaps overdone. अब वो इस उम्र में उनको लग रहा है जब वो लिख रहे हैं ऐसे कि शायद मैंने ये सोचा हो कि ये जस्टिफाइड थी, ये मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी। शायद ये थोड़ी-सी ज़्यादा मिली थी उसको बस। But though my admiration and affection for him remained as strong as ever, fear formed a part of them. तो एडमिरेशन और अफेक्शन जो रिस्पेक्ट है और प्यार है पिताजी के लिए, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा पर फ़ियर उसका हिस्सा रहा, हिस्सा बन गया। जो डर है वो भी उसका हिस्सा बन गया। नॉट सो विद माय मदर। I had no fear of her, for I knew that she would condone everything I did, and because of her excessive love for me, I tried to dominate over her a little. उसको अपने माताजी का पता था कि वो उसकी कोई किसी भी गलती को माफ़ कर सकते हैं और इसीलिए और उनका उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उससे नेहरू से तो वो उनको थोड़ा बहुत डोमिनेट करते थे। I saw much more of her than I did of father, and she seemed nearer to me, and I would confide in her when I would not dream of doing so to father. उनको हमेशा लगता था कि वो अपने मदर के ज़्यादा क्लोज़ हैं, अपने फादर के कंपैरेटिवली और बहुत सारी बातें ऐसी थी कि वो अपने मदर से शेयर करते थे, जो सोच भी नहीं सकते थे अपने पिताजी को बताने के बारे में। She was short of stature, and soon I was almost as tall as she was and felt more of an equal with her. उनकी हाइट बहुत कम थी और जल बहुत ही
कम समय में नेहरू की हाइट उनके बराबर होगी। सो वो खुद को उनके बराबर ही समझने लगा, स्टेचर में भी। I admired her beauty and loved her amazingly small and beautiful hands and feet. She belonged to a fresher stock from Kashmir, and her people had only left the homeland 2 generations back. उसके माता जी ने लगभग 2 जनरेशन पहले ही कश्मीर छोड़ा था। वो कश्मीर से बिलॉन्ग करते थे, उसके माताजी। मतलब 2 जनरेशन पहले उनकी जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो कश्मीर से शिफ्ट हुए थे। Another of my confidants was a Munshi ji of my father's Munshi मुबारक अली। और कॉन्फिडेंट होता है जो आपके सीक्रेट रखे, आपके सीक्रेट्स शेयर करे। और उनमें से एक था दूसरा मुंशी, और उनका नाम था मुंशी मुबारक अली। ही केम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली ऑफ बुदाऊं। बुदाऊं की वो यूपी में एक जगह है, वहाँ उनकी वहाँ से एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे वो। The revolt of 1857 had ruined the family and the English troops had partly exterminated it. 1857 का जो विद्रोह था उसने फैमिली को रुइन भी कर दिया था, एक्सटर्मिनेट कर दिया था इंग्लिश ट्रूप्स ने पार्टली, कि फैमिली के कुछ लोगों को जान से मार दिया था इंग्लिश ट्रूप्स ने। ट्रूप्स मीन्स इंग्लिश सोल्जर्स। दिस एफ्लिक्शन had made him gentle and forbearing with anybody, especially with children, and for me he was a sure haven of refuge whenever I was unhappy or in trouble. This affliction, affliction किसी को कोई पेन देना, तो ये पेन उसको मिली थी इंग्लिश लोगों से, एंड इस पेन ने उसको जेंटल एंड फॉरबीरिंग, माफ करने वाला बना दिया था हर किसी के लिए, खासकर बच्चों के लिए। और इसी कारण वो बच्चों के साथ बहुत जेंटली बिहेव करते थे, और नेहरू के लिए वो एक सेफ हेवन बन गए थे। श्योर हेवन, हेवन एक ऐसी जगह जहाँ पे हम किसी मुसीबत से बच के जाते हैं। कभी भी वो अनहैप्पी होते थे या ट्रबल में होते तो मुंशी जी के पास चले जाते थे। दिस वाज़ फाइन ग्रे with his fine grey beard. He seemed to my young eyes very ancient and full of old time lore, and I used to snuggle up to him and listen wide eyed by the hour to his innumerable stories, old tales from the Arabian Nights, or other sources or accounts of the happenings in the 1857 and 58। अब वो बता रहा है कि किस तरीके से उनके पास वो बैठते थे, एंड उनकी पहले लुक के बारे में बता रहा है। उनकी ग्रे बियर्ड, ग्रे मीन्स उसमें वाइट हेयर थे, एंड ही सीम्ड टू माय यंग आईज एन एंशिएंट एंड फुल ऑफ ओल्ड टाइम लोर। किसी पुराने टाइम से आया हुआ उनको एक कैरेक्टर लग रहा था, कि वो आजकल के नहीं लग रहे थे। और उनके पास बैठ के वो वाइड आइड, हैरानी से, जब हर हैरान होते हैं हमारी आँखें खुल जाती हैं, उस अ, भाव में वो बैठ के उनके साथ उनकी स्टोरी सुनते थे। जहाँ अरेबियन नाइट्स की कभी स्टोरीज़, जहाँ कभी 1857-58 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में। It was many years later when I was grown up that Munshi died, and the memory of him still remains with me as a dear and precious possession। काफ़ी सालों के बाद, इट वाज़ मैनी इयर्स लेटर, कई सालों के बाद मुंशी जी की डेथ हुई, और उस टाइम पे ही वाज़ ग्रोन अप। उसकी अपनी नेहरू की भी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, एंड ही इज़ सेइंग कि उसको अभी भी उनकी याद उनके साथ है। एक एज़ अ प्रीशियस पोज़ेशन, एक जो खजाना होता है बहुत कीमती, ऐसे कीमती खजाने की तरह उनकी यादों को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है नेहरू ने।
Next paragraph. There were other stories also that I listened to, stories from the old Hindu mythologies, from the epics, the Ramayana and the Mahabharata, that my mother and aunt used to tell us. My aunt, अ, तो बाकी जो स्टोरीज़ थी वो हिंदू माइथोलॉजी से वो उनको सुनाते थे उसके मदर और उसकी आंट। रामायण और महाभारत की ये स्टोरीज़ थी। My aunt, the widow of Pandit Nandlal, was learned in the old Indian books and had an inexhaustible supply of these tales, and my knowledge of Indian mythology and folklore became quite considerable. जो आंट थी, वो बहुत ही फ़ेमस पंडित नंदलाल की विडो थी, विधवा थी, उनके पति थे वो एंड उनसे उसने बहुत सारी इनएग्ज़ॉस्टिबल सप्लाई थी उनके पास, बहुत सारी पौराणिक कथाएँ उनसे सुनी हैं उन्होंने एंड वो जो कथाएँ, टेल्स जो उसने सुनी हैं, वो इंडियन मैथोलॉजी की नॉलेज का बेस बनाती हैं, जो उनको इंडियन मैथोलॉजी की नॉलेज है। Of religion, I had a very hazy notions. Hazy means haze होती है धुंध और मतलब कोई क्लियर कट उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं थे रिलीजन को लेके। इट सीम टू बी अ वुमन्स अफेयर। उसको लगता था कि ये जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा रिलीजियस होती हैं और वो रिलीजन से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। Father and my older cousins treated the question humorously and refused to take it seriously. उसके जो पिताजी और उसके बड़े कज़िन्स थे, वो इस रिलिजन के मुद्दे को लगभग ह्यूमरसली उसका मज़ाक नहीं उड़ाते थे, पर उसको सीरियसली नहीं लेते थे। इस तरीके से वो मज़ाक में ही लेते थे एंड the women of the family indulged in various ceremonies and pujas from time to time, and I rather enjoyed them, though I tried to imitate to some extent the casual attitude of the grown up men of the family. जो घर की औरतें थी, वो पूजा और बाकी जो सेरेमनीज़ होती हैं, रिलीजियस सेरेमनी, उनमें पार्टिसिपेट करती थी। नेहरू उनको एन्जॉय तो करते थे बट अ, ब ज़्यादातर वो अपने एल्डर जो ग्रोन अप मेन हैं परिवार के, उनको भी उनके एटीट्यूड को भी कैज़ुअल एटीट्यूड था जो उनका रिलिजन को लेके, उसको भी फ़ॉलो करते थे। समटाइम्स आई अकम्पनीड माय मदर और आंट टू द गेंजेस फॉर अ डिप। और कई बार वो अपनी मदर और जहाँ आंट के साथ गंगा तक जाते थे। इलाहाबाद रहते थे तो वहाँ पे गंगा बहती है, तो वहाँ पे कई बार वो गंगा पे जाके स्नान करते थे। समटाइम्स वी विजिटेड टेम्पल्स ऑफ इलाहाबाद itself or Banaras or elsewhere, or went to see a sannyasi reputed to be very holy. But all this left little impression on my mind. तो बनारस में, इलाहाबाद में मंदिरों में जाते थे, जहाँ किसी सन्यासी से भी मिलने जाते थे, उन्हीं के साथ, या मदर या आंट के साथ, पर इसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। Then there were the great festival days, the holy, when all over the city there was a spirit of revelry, and we could squirt water at each other. The Diwali, the festival of light, when all the houses were lit up with thousands of dim lights and earthen cups. The Janmashtami, to celebrate the birth and prison of Krishna at the midnight hour, but it was very difficult for us to keep awake till then. तो वो त्योहारों की बात कर रहे हैं, पर क्योंकि बच्चे ज़्यादा लंबे टाइम तक जागते नहीं रह सकते, तो कृष्णा की जो जन्माष्टमी है, क्योंकि वो मिडनाइट में उनका जन्म होता है, उस टाइम तक उनके लिए जागते रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। द दुशहरा एंड रामलीला, when tableau and processions reenacted the old story of Ramchandra and his conquest of Lanka, and vast crowds assembled to see them.
तो बाकी दशहरे के टाइम पे जिस तरीके से रामलीला होती थी, जहाँ झाँकियाँ निकलती थी, उसमें किस तरीके से रामचंद्र और उनकी लंका के ऊपर जीत, इन सारी चीज़ों की जो स्टोरीज़ री-एनेक्ट की जाती थी, वो उनको भी देखते थे। All the children also went to see the Muharram processions with their silken elms and their sorrowful celebration of the tragic story of Hassan and Hussein in distant Arabia. तो उसके बाद जो मुस्लिम फेस्टिवल्स हैं उनमें भी उनको भी देखने जाते थे बच्चे। एक उनमें से है मुहर्रम, जिसमें वो लोग उस प्रोसेशन में सिल्कन एलम्स, एलम होते हैं फ्लैग, तो सिल्क के बने हुए फ्लैग लेके चलते थे लोग। और हसन एंड हुसैन जिनकी शहीदी हुई थी, जिसको वो कमेमोरेट किया जाता है, उसके बारे में ये प्रोसेशन होता था। सोरोफुल सेलिब्रेशन, दुःख से भरी हुई सेलिब्रेशन होती थी वो, पूरे शहर में झाँकियाँ निकलती थी उसमें। एक प्रोसेशन होता था, झाँकियाँ नहीं, सिर्फ़ एक ही प्रोसेशन होता था और उसको भी देखने बच्चे जाते थे। एंड ऑन द 2 Eid days, Munshi ji would dress up in his best attire and go to the big mosque for prayer, and I would go to his house and consume sweet vermicelli and other dainties. और जब वो ईद होती थी तब मुंशी जी बहुत अच्छे-अच्छे अपने बेस्ट कपड़े पहन के बड़ी मस्जिद में जाते थे नमाज़ पढ़ने और नेहरू जाते थे उनके घर में सेवियाँ और बाकी चीज़ें खाने। And then there were the smaller festivals, of which there are many in the Hindu calendar, रक्षाबंधन, भैया दूज एटसेट्रा। और इसके बिना और भी बहुत सारे फेस्टिवल थे, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हम बहुत फेस्टिवल मनाते हैं, तो उनको भी वो याद कर रहे हैं कि ये फेस्टिवल्स भी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट थे। Next paragraph. But more than all these festivals, I was interested in one annual event in which I played the central part, the celebration anniversary of my birth. This was a day of great excitement for me. Early in the morning, I was weighed in huge balance against some bagfuls of wheat and other articles which were then distributed to the poor, and then I arrayed myself in new clothes and received presents, and later in the day there was a party. I felt the hero of the occasion. My chief grievance was that my birthday came so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. तो इन फेस्टिवल्स की तरह ही एक वो एक्साइटिंग डे था उनका बर्थडे, और जिसमें उनको बहुत सारे अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स मिलते थे, अच्छे कपड़े मिलते थे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ, कि पहले तो बचपन में तो उनका मन करता था कि प्रोटेस्ट ही करूँ कि मेरे एक से ज़्यादा बार मनाया जाए बर्थडे। बट जिस तरीके से वो मैच्योर हो रहे हैं, ही इज़ सेइंग कि अब तो ऐसा लगता है कि ये अनप्लेज़ेंट रिमाइंडर है एडवांसिंग एज का, बढ़ती उम्र का एक अनप्लेज़ेंट रिमाइंडर बन के रह गया ये दिन। Sometimes the whole family journeyed to a distant town to attend a marriage. कई बार ऐसे होता था कि वो उनकी फैमिली किसी बहुत दूर के टाउन में जाते थे जब कोई मैरिज वगैरह होती थी। एंड वो मैरिज ईदर ऑफ अ कज़न ऑफ माइन और सम डिस्टेंट रिलेशन और फ्रेंड, वो मैरिज या तो किसी उसके कज़न की भी हो सकती थी, नहीं तो वो उनके किसी फ्रेंड की भी हो सकती थी। रिलेशन या फ्रेंड, डिस्टेंट दूर का रिश्तेदार, जहाँ उसके उनके पिताजी के कोई फ्रेंड उसकी भी हो सकती थी। दोज़ वर एक्साइटिंग जर्नीज़ फॉर अस चिल्ड्रन, फॉर ऑल रूल्स वर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज़। तो चिल्ड्रन को, जो बच्चों को, वो जो उस टाइम में
जो रूल्स थे, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, वो नहीं होती थी। इसलिए बच्चे अच्छे तरीके से एन्जॉय कर सकते थे। एंड वी हैड द फ्री रन ऑफ द प्लेस। वो कहीं भी इधर-उधर घूम सकते थे, भाग सकते थे। न्यूमरस फैमिलीज़ यूजुअली लिव्ड क्राउडेड टुगेदर इन द शादी खाना, द मैरिज हाउस, वेयर द पार्टी स्टेड एंड देयर वर मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे परिवार एक जगह पे उन उन जगह को कहते थे शादी खाना, मैरिज हाउस। उन जगह पे उनको रखा जाता था, जितने भी रिश्तेदार आते थे उनको, और वहाँ पे बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे। On these occasions, I would not complain of loneliness, and we had our hearts full of play and mischief, with an occasional scolding from our elders. इन दिनों में, जैसे वो पहले पैराग्राफ में स्टार्ट किया था, कोई बहुत अनइवेंटफुल और प्रोटेक्टेड लाइफ जी है उन्होंने, पर इन दिनों में जो जो त्योहार हैं वो बता रहे हैं, और खासकर शादियां, तब उनको लोनलीनेस फील नहीं होती थी, और पूरे तरीके से खेलते थे, शरारतें करते थे। कभी कभार कोई बड़े उनको झिड़क देते थे, डांट देते थे, उससे ज़्यादा नहीं होता था, कोई सज़ा नहीं मिलती थी। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, one little incident of those early days stands out in my memory. I must have been about 7 or 8 then. I used to go out every day for a ride, accompanied by a sour for a cavalry until then stationed in Allahabad. अब अपने बचपन का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन बता रहे हैं, जो उनके साथ कोई घटना हुई है, और उस टाइम पे उनकी जो एज थी, वो थी सिर्फ़ 8 इयर्स, और वो रोज़ राइड पे जाते थे, अकम्पनीड बाय अ सावर फ्रॉम अ कैवलरी यूनिट देन स्टेशन्ड इन इलाहाबाद। कैवलरी यूनिट घुड़सवारों का जो यूनिट था, इलाहाबाद में था, ब्रिटिश आर्मी का, तो वहाँ पे घुड़सवारी करने जाते थे। One evening I had a fall and my pony, a pretty animal, partly Arab, returned home without me. एक बार ऐसा हुआ एक शाम को कि he fell, and उसका जो पोनी था, वो घर पे पहुँचा। बहुत ही अच्छा अरब, पार्टली अरब मतलब अरबी घोड़े के भी कुछ जीन्स थे उसमें। तो विदाउट मी, ही रिटर्न्ड होम विदाउट मी। फादर वाज़ गिविंग अ टेनिस पार्टी। उसके पिताजी एक टेनिस पार्टी दे रहे थे, मतलब उनके फ्रेंड्स आए हुए थे और वो टेनिस खेल रहे थे। हेडेड ओके, टेनिस पार्टी, देयर वाज़ ग्रेट consternation, and all the members of the party, headed by father, formed a procession in all kinds of vehicles and set out in search of me. बहुत ही ज़्यादा अफरा-तफरी मची हुई थी, और उसके पिताजी सबसे आगे वाली गाड़ी में और बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे, पूरा प्रोसेशन और जवाहरलाल नेहरू को सर्च करने के लिए निकले। They met me on the way and I was treated as if I had performed some heroic deed. और वो रास्ते में उनको मिल गए, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी को, और उनकी इस तरीके से उनको ट्रीट किया गया जैसे उन्होंने कोई बहुत ही हीरोइक काम कर दिया हो, बहुत बहादुरी का काम किया हो। तो ये था हमारा ऐसे, जवाहरलाल नेहरू, माय चाइल्डहुड। एंड इसमें उन्होंने चाइल्डहुड की अपनी पूरी डेवलपमेंट बताई है, किस तरीके से उनके घर में, जैसे हमने शुरू में देखा कि नेशनलिस्टिक जो फीलिंग थी, अंग्रेज़ों के बिहेवियर के खिलाफ जो फीलिंग थी, उसकी बात बचपन से उन्होंने देखी थी। उनके कज़िन्स भी करते थे, और उनसे लड़ते भी थे अंग्रेज़ों से, और उसके बाद अपने पिताजी के साथ किस तरीके का उनका रिलेशन था कि ज़्यादातर उनसे डरते ही थे, पर मदर के ज़्यादा क्लोज़ थे। एंड मुंशी जी के साथ किस तरीके से उन्होंने कहानियाँ सुनी पास्ट की, और
अरेबियन नाइट्स एंड उसके मदर और आंट से जैसे उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरी सुन के इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलिजन के बारे में उनको पता चला एंड एंड तक आते-आते हमें ये पता चलता है कि बचपन में वो शरारतें उन्होंने ज़्यादा नहीं की, अकेलापन उनको ज़्यादा फ़ील हुआ क्योंकि सेकंड लास्ट पैराग्राफ में भी उनको वही चीज़ बार-बार आ रही है। पर उनकी डेवलपमेंट एक एज़ अ मैच्योर इंडिविजुअल शायद अकेला रहने से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाई। वो शरारतें शायद कम कर पाए और बड़े लोगों की बातें जैसे पहला पैराग्राफ में कह रहे हैं, ज़्यादा सुनते थे। तो वो मैच्योरिटी उनमें बचपन से ही दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये था ऐसे माय चाइल्डहुड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड थैंक यू। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।